नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में पिछले लेक्चर में हमने आर्रेनियस थ्योरी पढ़ी थी। आज हम कॉलिजन थ्योरी की स्टडी करेंगे, अर्थात संगतवाद सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सिंपल कॉलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर मॉडल, या हम कहें कि दृढ़ गोले या मॉडल के आधार पर सरल संगठन सिद्धांत या संगतवाद। अभिक्रिया के वेग को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे प्रकृति, सांद्रता, ताप आदि। अब यह कारक किस प्रकार अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की प्रकृति, सांद्रता, ताप आदि पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसकी व्याख्या या इसको हम संगतवाद सिद्धांत या टक्कर के सिद्धांत से समझा सकते हैं। यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि जब क्रियाकारक के अणु परस्पर उपयुक्त दिशा में न टकराएं तब तक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। यानी संगतवाद सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले तो अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब अणु आपस में टकराएंगे। अब लेकिन सभी अणु, ये जरूरी नहीं है कि जो अणु हैं आपस में टकरा रहे हैं वह उत्पाद में बदल जाए। टक्कर एक निश्चित दिशा में होना भी आवश्यक है। जैसे हम इस रिएक्शन में देखें, ए बी से टक्कर कर रहा है लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि यह उपयुक्त दिशा में टक्कर नहीं कर रहा है। लेकिन यही अगर ये वर्टिकली ए और बी आपस में टक्कर करेंगे तो उत्पाद बन जाएगा, अर्थात एक उपयुक्त दिशा में टक्कर के कारण ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो क्रियाकारक आपस में टक्कर करके ही उत्पाद में परिवर्तित तो होते हैं, और दूसरा टक्कर उपयुक्त दिशा में होनी चाहिए तभी वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। लेकिन तीसरी कंडीशन और है, अणुओं की उपयुक्त दिशा में टक्कर होने पर भी अभिक्रिया तब तक संपन्न नहीं होती जब तक कि अणुओं की इतनी ऊर्जा ना हो जाए कि वे सक्रिय संकुल बना लें। अब वो उपयुक्त दिशा में भी टक्कर करें, लेकिन उनके पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो टक्कर करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ टक्कर होनी चाहिए, दूसरी चीज़ टक्कर उपयुक्त दिशा में होनी चाहिए, और तीसरी उपयुक्त दिशा में टक्कर होने के साथ साथ उनके पास पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा होनी चाहिए ताकि वह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाकर उत्पाद में परिवर्तित हो सके। अब हम अभिक्रिया वेग के मात्रात्मक संबंध को ज्ञात करने के लिए एक अभिक्रिया के बारे में कल्पना करते हैं कि जैसे एक अभिक्रिया है I2 प्लस Br2 इक्वल टू 2 IBr, यानी I2 और Br2 अभिक्रिया करके IBr बना रहे हैं। अब माना Br2 के 4 अणु और I2 के 4 अणु आपस में टक्कर करते हैं, तो जो टक्कर की संभावना है वो कितनी होंगी? 4 × 4 इक्वल टू 16, यानी 16 टक्करों की संभावना होगी। टक्करों की संख्या 16 होगी। इसी प्रकार यदि हम 8 अणु लें तो टक्करों की संख्या कितनी होगी? 64। 8 × 8 64। तो टक्करों की संख्या 16 है, 64 है, लेकिन प्रभावी टक्करों की संख्या कितनी है? यह है संगतवाद सिद्धांत से हम निकाल सकते हैं कि प्रभावी टक्कर होने पर ही उत्पाद में परिवर्तित होगा। अब हम एक द्विअणु का अभिक्रिया बायोमोलिकुलर रिएक्शन को देखें तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन में ये दो तरह की रिएक्शन की हम स्टडी कर रहे हैं। एक तो जिसमें दोनों ही मॉलिक्यूल समान हो, A+A, और दूसरा दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो या A+B, यानी A+A अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं एक रिएक्शन में, और दूसरी रिएक्शन में A+B यानी दोनों क्रियाकारक अलग अलग हैं, ये अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। अब अभिक्रिया फर्स्ट के लिए जो अभिक्रिया वेग होगा वो क्या होगा? dP/dt इक्वल टू K(A²), और दूसरी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग क्या होगा? dP/dt इक्वल टू Ka(B). अब यदि A बराबर B बराबर 1 हो, या हम ये कह सकते हैं कि A और B प्रत्येक की सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो,
उस स्थिति में dp अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा k। अब हम संगतवाद के अनुसार देखें तो संगतवाद के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया वेग इक्वल टू प्रति सेकंड प्रति लीटर टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या इंटू प्रभावी टक्करों का अंश, यानी प्रति सेकंड प्रति लीटर में कितने टक्कर हो रही हैं उनकी संख्या और जो प्रभावी टक्कर है उनके अंश का गुणनफल जो होगा वो अभिक्रिया वेग होगा संगतवाद के अनुसार। तो हम अभिक्रिया वेग को किस तरह से कह सकते हैं, dp अपॉन dt इक्वल टू जेड क्यू। जेड प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या है या कॉलिजन नंबर है या संगत आवर्ती है, और क्यू प्रभावी टक्करों का अंश है। अब dp अपॉन dt इक्वल टू k है और dp अपॉन dt इक्वल टू जेड क्यू है, तो हम क्या कह सकते हैं, k इक्वल टू जेड क्यू। यह जेड अभिकारक अणुओं की प्रति सेकंड प्रति लीटर संगठों की संख्या या संगत आवर्ती या टक्कर संख्या जो कि जिसको हम कॉलिजन नंबर कहते हैं, और क्यू अणुओं का अंश जो सक्रिय होता है, एक्टिवेटेड होता है ना, प्रभावी टक्करों का अंश, इफेक्टिव कॉलिजन्स का अंश। अब हम पहली रिएक्शन के लिए देखें। पहली रिएक्शन हमने देखी ए प्लस ए जब क्रियाकारक के अणु समान हो और वो प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसके लिए कॉलिजन नंबर Z11 या ZAA भी कह सकते हैं। Z11 हमारा क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर n स्टार स्क्वायर पाई अंडर रूट पाई आर टी अपॉन एम। यहाँ सिग्मा स्क्वायर, यहाँ सिग्मा क्या है, यहाँ सिग्मा कॉलिजन डायमीटर है या संगत व्यास है। संगत व्यास हम किसे कहेंगे, जैसे दो अणु हैं ये आपस में टकरा रहे हैं तो इन दोनों की त्रिज्याओं की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की त्रिज्याओं की दूरी, ये हमारी क्या कहलाती है, संगत व्यास कहलाती है, सिग्मा। यहाँ n प्रभावी टक्करों का अंश है, r गैस नियतांक, t परमताप और m मॉलिक्यूलर मास है। q इक्वल टू हमारा होता है n स्टार अपॉन n, यानी n स्टार प्रभावी टक्करों का अंश अपॉन, यानी प्रभावी टक्करों की संख्या अपॉन कुल टक्करों की संख्या। तो Q क्या हो गया, प्रभावी टक्करों का अंश, प्रभावी टक्करों की संख्या अपॉन कुल टक्करों की संख्या, जो कि किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर, यानी ई एन स्टार अपॉन एन इक्वल टू क्या है, ई माइनस ई अपॉन आर टी। अब अभी हमने देखा कि dp अपॉन dt इक्वल टू k इक्वल टू क्या है, जेड क्यू, यह है Z11 डॉट क्यू। अब Z11 यानी प्रभावी टक्करों की संख्या और प्रभावी टक्करों के अंश का हम मान रखें, तो Z11 की वैल्यू हमने ये रख दी और Q की वैल्यू ये रख दी, तो हमें K इक्वल टू क्या मिलता है, K इक्वल टू है हमारा सिग्मा स्क्वायर n स्टार स्क्वायर या n स्क्वायर भी कह सकते हैं, अंडर रूट पाई आर टी अपॉन एम डॉट ई माइनस ई अपॉन आर टी। ये के का मान है जब क्रियाकारक के अणु समान हो। अब क्रियाकारक के अणु अगर भिन्न भिन्न है, जैसे दो क्रियाकारक के अणु ले ए प्लस बी, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इनके लिए ये दो अणु अलग अलग हुए, जैसे एक ये अणु और एक ये अणु, इनके लिए जो है दो अणु ए और बी है, तो इनके लिए जो सिग्मा है वो अलग अलग होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो कॉलिजन डायमीटर हमारा क्या होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2, यानी हम इनका औसत ले लेते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n1 स्टार n2 स्टार अंडर रूट पाई आर टी अपॉन म्यू। म्यू हमारा क्या है, रिड्यूस्ड मास है, अर्थात म्यू इक्वल टू हमारा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, रिड्यूस्ड मास है, सामान्य द्रव्यमान है। और अब हम इसके लिए k निकालें, तो k इक्वल टू हमारा होता है Z12 डॉट क्यू या ZAB डॉट क्यू। अब Z12 या ZAB की वैल्यू हम रख देते हैं, ये Z12 या ZAB की वैल्यू हो गई,
तो Z12 AB की वैल्यू होगी σ1 प्लस σ2 अपॉन 2 कॉल स्क्वायर N1 स्टार N2 स्टार अंडर रूट पाई आर टी अपॉन म्यू डॉट, अब क्यू की वैल्यू हमने लिख दी ई माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये हमारी के का मान है जब क्रियाकारकों की क्रियाकारक के अणु भिन्न हो। तो इस तरह से हम संगत सिद्धांत की समीकरण निकाल सकते हैं जब क्रियाकारक के अणु समान है और क्रियाकारक के अणु भिन्न हो। अब हम संगत सिद्धांत और आर्यनीय सिद्धांत का कंपैरिजन करें तो हमारा संगत सिद्धांत कहता है K इक्वल टू जेड क्यू। अब हम यहाँ Q की वैल्यू रखें तो Q की वैल्यू हमारी क्या है, Q इक्वल टू हमने देखा है N स्टार अपॉन N इक्वल टू E माइनस ई अपॉन आर टी है। तो अगर हम इसको आरएनएस इक्वेशन से कंपेयर करें, हमारी आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, के इक्वल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। तो इस इक्वेशन इसको और इसको आपस में कंपेयर करें, यानी कॉलिजन थ्योरी से प्राप्त इक्वेशन और आरएनएस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो जेड इक्वल टू हमारा क्या होगा, ए होगा। अब हम संगतवाद की सीमाएं और मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी देखें। जो क्लासिकल संगत कॉलिजन थ्योरी थी या संगतवाद का जो सिद्धांत दिया गया था, वो सिद्धांत उस सिद्धांत के आधार पर, यानी उसकी जो उस कॉलिजन थ्योरी से जो इक्वेशन मिली उससे अगर हम के की कैलकुलेशन करें और प्रायोगिक रूप से के का मान निकालें तो काफ़ी भिन्न होता है, अलग अलग आता है। इसका कारण यह है कि जो क्लासिकल कॉलिजन थ्योरी है या संगतवाद सिद्धांत जो दिया गया उसमें अभिक्रिया की संपूर्ण ऊर्जा को अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा या हम ये कह सकते सक्रिय ऊर्जा और ट्रांसलेशन एनर्जी माना, यानी स्थानांतरण ऊर्जा माना। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए तो जैसे H2 और I2 जैसे सरल अणुओं के लिए तो इस जो ऊर्जा है उसका मेजर पार्ट ट्रांसलेशन एनर्जी हो सकता है, लेकिन जो जटिल अणु है उनके लिए स्थानांतरण ऊर्जा या ट्रांसलेशन ऊर्जा के साथ साथ कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा भी होती है। अतः सही परिणाम प्राप्त करने के लिए इन ऊर्जाओं को भी कंसीडर करना आवश्यक है। तो संगतवाद सिद्धांत में कुछ करेक्शन करके एक समीकरण दी जिसे मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी कहते हैं। इस समय ये मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी क्या है, के इक्वल टू पी जेड डॉट ई माइनस ई अपॉन आर टी, यानी यहाँ पी क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर है जो अणु की त्रिविमीय ज्यामिति या उसकी सक्रियण के एंट्रोपी से संबंधित होता है। इस समीकरण से जो हम के की वैल्यू निकालते हैं वो प्रैक्टिकली जो के की वैल्यू है उसके समान आती है। इस समीकरण को हम मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी की इक्वेशन कहते हैं, यानी जो क्लासिकल कॉलिजन थ्योरी थी या हम जो कॉलिजन थ्योरी पहले दी गई थी उसमें हम स्टेरिक फैक्टर पी या स्टेरिक करेक्शन करके हम मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी देते हैं। थैंक यू।